सभी साथियों को नमस्कार। प्रभु कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार में संकलित कहानी दो गोरैया को पढ़ेंगे। इस कहानी के कहानीकार हैं भीष्म साहनी, जो बलराज साहनी के भाई हैं। बलराज साहनी भारतीय फिल्मों के एक बहुत ही अच्छे अभिनेता हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। दो गोरैया। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय का अर्थ है धर्मशाला, जहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिर 1-2 रात के लिए ठहर जाते हैं। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। मेहमान अतिथि। आंगन में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। डेरा डालने का अर्थ है अस्थायी रूप से निवास करना, अर्थात वो जो पक्षी हैं वहाँ पर घोंसला बना लेते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वही सीधा हमारे घर पहुँच जाता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर आया हो। एक सच्चा कवि, लेखक, कहानीकार वही होता है जो अपनी बातों से, अपनी भाषा से पाठक को बांध लेता है। यहाँ कभी तोते पहुँच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गोरैया। गोरैया एक चिड़िया होती है आमतौर पर, जो देहात में और सामान्य रूप से कहीं भी देखी जाती थी। आजकल वो कम हो गई हैं। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। ये लेखक शोर मचता है इसलिए कह रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं, और जो दूसरा इसको सुने तो उसको संगीत कहता है। लेकिन वो हर समय शोर मचाए रहते हैं तो वो संगीत न लगकर शोर ही लगता है। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। धमा चौकड़ी, चूहे इधर उधर मस्ती करते हुए भागते हैं। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है। शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है और वह कभी कभी झांक जाती है। झांक जाने का मतलब है कभी कभी वह भी आ जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही 2-3 चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। चमगादड़ एक पक्षी होता है जो भूरे और काले से रंग का होता है। अक्सर जब धीरे धीरे शाम को अंधेरा होने लगता है तब बाहर निकलता है। तो कमरों के आर पार यानी कमरों के अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं, पर फैलाए अपनी पंखों को फैलाकर कसरत करने लगते हैं, अर्थात वो इधर उधर उड़ने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं, और चींटियों की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए है। बर्रे का अर्थ है ततैया। एक पीले रंग की मक्खी होती है जिसको देहात में भीड़ भी कहा जाता है, और एक काले और भूरे रंग का भी होता है। वो ततैये होते हैं जो लड़ जाएं तो बहुत दर्द करते हैं। और छावनी का अर्थ है जैसे कोई सैनिक या कहेंगे फौजी कैंप लगा लेते हैं। जैसे आपने कैंट सुने होंगे, अम्बाला कैंट है हमारे यहाँ पर, और दिल्ली में भी कैंट है। कैंट यानी कि छावनी, जहाँ पर फौजी रहते हैं। तो बहुत सारी चींटियाँ हैं, इसलिए उन बहुत सारी चींटियों के इकट्ठा होने के कारण उनके रहने के स्थान को छावनी कह दिया गया है। अब एक दिन 2 गोरैया सीधी अंदर घुस आई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। निरीक्षण करना होता है जांच पड़ताल करना, लेकिन ये लेखक की भाषा है जो चिड़ियों के लिए निरीक्षण शब्द का प्रयोग किया है। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती हैं तो कभी खिड़की पर, फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत में लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है। बिछावन बिछोना यानी कि उन्होंने घोंसला बनाना शुरू कर दिया है, और सामान भी ले आई हैं। वो चिड़ियाँ अंडे देने वाली थी, इसलिए उन्होंने उस घोंसले को जल्दी ही बना लिया और अपने अंडे भी वहाँ पर उन्होंने दे दिए, और मज़े से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। गाना गाने का मतलब है कि वो ची ची की आवाज़ें भी कर रही हैं। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था।
देखिए कितनी अच्छी भाषा का प्रयोग किया है लेखक ने। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। बात भी सही है, उस चिड़िया को अंडे देने थे तो चिड़े ने और चिड़िया ने मिलकर वहाँ पर घोंसला बना लिया, अब उनका वहाँ से उड़ना बड़ा मुश्किल है। माँ ने सही कहा। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहती हैं। गोरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, मैं अभी निकाल बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग्य से कहा। व्यंग्य करना होता है किसी के ऊपर कटाक्ष करना, कमेंट करना। क्योंकि चिड़ियों को निकालने लगे हैं, उससे पहले चूहों को निकालने के लिए भी उनके पिताजी ने कही, लेखक के पिताजी ने, लेकिन वो उन चूहों को नहीं निकाल पाए, इसलिए माँ ने उनके ऊपर ये व्यंग्य कर दिया। माँ कोई बात व्यंग्य में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं, यानी कि गुस्सा हो जाते हैं। वह समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए, फौरन यानी कि तुरंत, और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई और मुंह से सू सू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े कूदने लगे, कभी बाहें झुलाते कभी सू सू करते। गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। वो चींची इसलिए करने लगी कि हमने यहाँ पर अपने बच्चे दे दिए हैं, अब यहाँ से हमें निकालना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो वो चींची की आवाज़ में तो माँ अब उनके पक्ष में है, तो पिताजी थोड़े से और भी गुस्से में हो जाते हैं। पिताजी को गुस्सा आ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली, चिड़ियाँ एक दूसरे से पूछ रही हैं कि यह आदमी कौन है, नाच क्यों रहा है। अब अनुमान लगाइए, जब चिड़िया को उड़ाना होता है तो हम भी ऐसे ही करते हैं, कभी उछलने लगते हैं, कभी शी शी की आवाज़ करने लगते हैं। तो अब चिड़ियों ने जो चींची की आवाज़ की तो माँ ने उनकी आवाज़ का मतलब बताया, ये अनुमान लगाया, ये मनोविज्ञान है कि वो ऐसा कह रही होंगी। तब पिताजी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह पहले से भी ज़्यादा ऊंचा कूदने लगे। गोरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डैने पर जा बैठी। डैने होता है पंख, जो पंख की पंखुड़ियाँ होती हैं उस पंखुड़ी को डैने कहा है। डैने होता है पंख, तो पंखुड़ी भी डैने ही है। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। बात भी सही थी, उन्होंने अंडे दे दिए थे, उनका वहाँ से जाना बड़ा ही मुश्किल था, उनकी मजबूरी थी। निकलेंगी कैसे नहीं, पिताजी बोले और बाहर से लाठी उठा लाए। इसी बीच गोरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा यानी कि ऐसे ठोक मारी उसके लाठी के मुंह से। चींची करती गोरैया उड़ पर्दे के डंडे पर जा बैठी। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती, माँ ने हंसकर कहा। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गोरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गोरैयों को बाहर निकाल रहे हो। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे। ये तू खड़ा क्या देख रहा है, ये किसके लिए आया है, लेखक के लिए, कहानीकार के लिए, भीष्म साहनी के लिए ये तू शब्द का प्रयोग किया गया। पिताजी ने भीष्म साहनी को यानी लेखक को, कहानीकार को ऐसा कहा। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गोरैयों पर हमला बोल दिया। हमला बोलना आक्रमण करना, अर्थात उनको भगाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने शुरू कर दिए। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़ियाँ कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज़ सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। माँ इसलिए हंस दी क्योंकि सोच लिया था कि चिड़िया बाहर निकल गई है, लेकिन चिड़िया अंदर ही थी। मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गोरैया फिर से अपने घोंसलों में मौजूद थी। दरवाजे के नीचे से आ गई हैं, माँ बोली।
मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गोरैयों पर पिल पड़े। पिल पड़ने का अर्थ है उन्होंने गोरैयों को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास और भी तेज कर दिए। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूंस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा नहीं रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। टूट पड़ना, आक्रमण कर देना, यानी कि उनको भगाने के लिए उनकी तरफ तेजी से भागे। चिड़िया चींची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। देखिए, यहाँ पर 3 पात्र हैं, लेखक, लेखक के पिताजी और लेखक की माँ। लेखक की माँ नहीं चाहती कि इन पक्षियों को यहाँ से भगाया जाए। क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूँ? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूंस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया, भगा दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। अकल आ गई होगी यानी उनको इस बात समझ में आ गई होगी कि तुम्हें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। दूसरे दिन इतवार था, यानी कि रविवार था। अब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार गाने का मतलब ये है कि वो चींची की आवाज़ें कर रही थी, और लेखक है तो उन्होंने चींची की आवाज़ को मल्हार बता दिया, मधुर संगीत बता दिया। जब पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गोरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। वो क्यों घुस आती थी? उनके बच्चे वहां पर थे तो कोई ना कोई रास्ता वो निकाल ही लेती थी। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? पिताजी बार बार कहें, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गोरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। इस बात से पता चलता है कि लेखक के पिताजी बहुत ही हिम्मत वाले हैं और शरीर से भी बड़े मजबूत हैं, तो किसी काम को करके ही दम लेते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन चिड़ियों के प्रसंग में वो भी तंग आ गए थे, और उनकी जो सहनशीलता थी, जो उनके अंदर जो धैर्य था, वो समाप्त हो गया था। और अब उन्होंने क्या किया, उसके घोंसले को नष्ट भ्रष्ट करने की उन्होंने सोच ली। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गोरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर खींचा। 2 तिनके घोंसलों में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे, अर्थात वो तिनके नीचे गिर रहे थे। चलो, 2 तिनके तो निकल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। 2000 का मतलब ये है कि बहुत सारे तिनके थे, वो भी निकल ही जाएंगे, अर्थात ये घोंसला बिल्कुल गिर जाएगा। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। दुबला गई का अर्थ है कमजोर हो गई थी, और काली पड़ गई थी, कमजोर होने के कारण वो उनका रंग भी काला काला हो गया था, और अब वो चहक कर थक गई थी, इसलिए उन्होंने चहकना भी कम कर दिया था। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वहीं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। इर्द गिर्द आसपास, उसको लाठी को घुमाने से वो सारे तिनके उसके आसपास लिपट गए। फिर वह खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटा जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। थिगलियां होती हैं एक छोटे छोटे कपड़े जो
कोई पैंट या पायजामा फट जाता है तो वहाँ पर छोटा सा कपड़ा लगा दिया जाता है सुई के साथ, हाथ वाली सुई के साथ या मशीन के साथ, तो उसको थिगली कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे कपड़े उनके घोंसलों में थे, वे भी लाठी के चारों ओर लिपटने लगे। तभी सहसा जोर की आवाज़ आई, ची 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 ची। सहसा अचानक पिताजी के हाथ ठिठक गए, यानी कि पिताजी जो कार्य कर रहे थे उस कार्य को करते हुए वहीं पर रुक गए। उन्होंने अपने हाथों को चलाना बंद कर दिया। यह है क्या गौरैया लौट आई हैं? मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गौरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। गुमसुम चुपचाप उदास बैठी थी। ची 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 फिर आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गौरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अब हम ये बात समझ चुके हैं कि उन जो चिड़िया वहाँ थी, वो जो उनकी माँ थी वो बाहर बैठी हैं और जो उन्होंने अंडे दिए थे उनसे बच्चे निकल आए हैं और छोटी छोटी गौरैया उस घोंसले में बैठी थी जो चींची की आवाज़ें कर रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं? यानी कि उनकी आवाज़ का ये अनुमान लगाया गया। अब वे अपने माता पिता को देख रहे थे कि वो कहाँ रह गए और हमें चुगा देंगे। मैं अवाक उन्हीं की ओर देखता रहा, अवाक, मौन होकर, चुप होकर, बिना आवाज़ किए। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाँफ हाँफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी, हाँफ हाँफ कर, यानी कि वो ची ची करके बहुत थक गई थी, अब वो हाँफने लगी थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और ची ची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। चुग्गा जब तक बच्चे खुद खाने लायक नहीं होते तब तक उनके माता पिता छोटे छोटे कीटों को मारकर लाते हैं और उन अपने बच्चों के चोंच में छोड़ देते हैं, उससे उनका पेट भर जाता है, उसे चुग्गा कहते हैं। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। बहुत ही प्यारी कहानी है। हमें पक्षियों के प्रति, अन्य जानवरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। इनका अपना कोई घर नहीं होता। यदि हमारे घर में आते हैं तो हमें इन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि जितना हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। ये भी अपना परिवार बनाते हैं तो हमें इनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, एक कमेंट भी करें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।